हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद ओसामा और मैं फिर से आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूँ। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, इसका ये चैप्टर 2 होगा, राइट। मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। आप फिजिक्स पढ़ाई कर रहे हो या कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाई कर रहे हो, आपको क्या करना है, कोई भी चैप्टर को अच्छे से लॉक करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले आप कोई भी टीचर से सीखो क्या पढ़ा रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन, सारी चीज़ सीख जाओ, कॉन्सेप्ट पूरा ले लो, सीख जाओ उससे, राइट। दूसरा स्टेप क्या करना, आप खुद से जाकर चीज़ों को पढ़ना, बुक से, स्टडी मटेरियल से, जो भी आप फॉलो करो, खुद से अपनी आंखों से चीज़ों को देख लेना। फिर तीसरा नंबर स्टेप आपका क्या होगा, आप क्वेश्चंस को लगाओगे अच्छे से, सो दैट कि आपने जो भी टीचर से सीखा, फिर खुद से पढ़ा, कि क्वेश्चंस बन रहे हैं कि ना, आपसे क्वेश्चंस बना लेने अच्छे से। और जब क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे होंगे, उसी वक्त आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको परेशान कर रहे हैं, लग रहा है कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, उसको मार्क कर लेना है। ये मार्क करने में क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको काम आएगा जब आप रिवीजन करोगे ना फाइनली। तो जब आप तो स्टार्टिंग में अभी पढ़ रहे हो तो आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बट जब रिवीजन का वक्त आएगा तो रिवीजन के समय सिर्फ आप ना थ्योरी और फॉर्मूला रिवाइज करके बैठोगे नहीं, उससे होता नहीं है कुछ। आपको रिवीजन के वक्त आपको ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और उस वक्त ज्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर नहीं पाओगे। तो आपको अभी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करके रखना, जब रिवीजन करोगे ना उस क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व करोगे, सो दैट कि आपका रिवीजन अच्छे से, पहले थ्योरी रिवाइज कर लोगे, कम टाइम लगता है थ्योरी रिवाइज करने में, और उसके बाद फिर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लोगे जो आपने मार्क किया है। तो पहला स्टेप टीचर से सीख लिया आपने, फिर दूसरा आपको क्या करना है, खुद से पढ़ना है, फिर तीसरा प्रैक्टिस करना है, चौथा स्टेप क्या होगा, आपको समराइज नोट्स बनाना है। नोट्स इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी पढ़े, सब कुछ दिमाग में है, आपको हर कुछ पता है, क्या इंपॉर्टेंट है नहीं है, आपने सब कुछ एक जगह कर लिया, समराइज नोट्स आपने बना लिए। तो इससे क्या होगा, फिर से रिवीजन के समय काम आएगा, ये कम टाइम में आप चीजों को रिवाइज कर पाओगे। असल में आप जो तैयारी कर रहे हो ना, जो कि आपको 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जो एग्जाम देना, असल में उसका जो बीज है ना, अभी बो दिया गया है। इसलिए आपको चीजों को अभी से लेकर चलना है कि आगे आने वाला एग्जाम है उसका अभी से अच्छे से प्रिपरेशन करना है, ठीक है। अब मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूं, ये कुछ बताना था मेरे को। इसमें क्या है, इस चैप्टर में अभी मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा, अच्छे से पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा लूंगा, ठीक है। फिर मैं लास्ट में ये मैं दिखाता हूं आपको आज क्या पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और फिर लास्ट में ना हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का जो लिमिटेशंस है ना वो देखेंगे, राइट। और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इसका, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाएंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करता हूं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, आपको, मैं ब्लैक ले लेता हूं, ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है आपको, फॉलोइंग क्वांटिटीज का, जो भी क्वांटिटी नीचे दी गई है उसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, और उसका एसआई यूनिट भी लिखना है, राइट। अब देखो, हम पूछा है कि वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला बताना है, और वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। हाफ एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली ये है ना, ये हाफ एम वी स्क्वायर है, ठीक है। तो एनर्जी का क्या होगा, अगर डायमेंशनल फॉर्मूला लिखे तो एम से आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का क्या आएगा, ये तो प्योर नंबर है, इसका नहीं आएगा डायमेंशन, एम आएगा, और वी स्क्वायर एल टी, ये एम हो गया, और एल टी माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाता है एनर्जी का, क्या हो जाता है, एनर्जी का ये हो जाएगा एम, देखो स्क्वायर है तो एल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और -1 है तो ये हो जाएगा एम एल 2 टी माइनस 2 हो जाएगा। ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी का है। उसी तरीके से वर्क का भी सेम आ जाता है, वर्क का भी सेम आ जाएगा आपका। देखो वर्क का क्या करेंगे, वर्क का लिखना है ना, तो हम W से डिनोट करेंगे वर्क को, और फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का क्या होगा, एम एल टी माइनस 2 होता है, और इधर से एक और डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, लेंथ बेसिकली लेंथ नहीं है ये, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन एल होगा, है ना। ये हम लोग पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ेंगे कि ये सिंपली ये डिस्टेंस नहीं होता है जो आप सोचते हो कि डिस्टेंस और
डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, ये नहीं, ये अलग चीज है। वैसे इसका लेंथ डायमेंशन आएगा, एल होगा, ये नापा डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लेंथ से ही, मतलब इसका मीटर से ही ये नापा आएगा। एसआई यूनिट इसका मीटर ही होगा, मतलब इसका एल से इसका डायमेंशन क्या होगा, एल होगा। तो ये चीज जो है ये एल हो जाएगा, और फिर हम लोग इसको लिख देंगे फिर से ये एल और ये एल, ML2 हो गया, और इधर ML2 T-2 हो गया वर्क का। अब देखो ये चीज भी सेम आ गया, ML2 T-2, ML2 T-2 दोनों का सेम आ गया। तो इसलिए हम बोलते हैं एनर्जी और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। उसी तरीके से टॉर्क है ना, टॉर्क, अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं बी का, तो टॉर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला जो है ना वो सेम आ जाएगा। देखो ना, आप वर्क में क्या कर रहे थे, फोर्स को मल्टीप्लाई किए थे डिस्प्लेसमेंट से, मतलब, और इसमें फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। तो इसमें ये भी एल ही तो है, इसका भी तो एल ही होगा डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या आएगा डायमेंशन, एल आएगा, और फोर्स तो इसमें भी एल था, इसमें भी, तो ये भी सेम आ जाएगा। टॉर्क का भी ML2 T-2 ही आ जाएगा, ठीक है। टॉर्क को हम लोग डिनोट करते हैं टाउ से, और इसका भी सेम आ जाएगा ML2 T-2, क्योंकि यहाँ भी फोर्स था, यहाँ भी फोर्स है, यहाँ भी क्या आएगा, एल आएगा डिस्प्लेसमेंट में, यहाँ भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में एल आएगा, डायमेंशन, डायमेंशन एल होगा। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हम लोग जब कहेंगे क्या चीज, काइनेमेटिक्स, तब चीजों को सीखेंगे। देखो अभी क्या है ना, आपके साथ ना 12 के बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूला भी बुक में दिए हुए रहते हैं, और आपको ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेगा, बट आपको घबराना नहीं है, वो क्वेश्चन अभी आपसे नहीं बनेंगे, मुझे पता है। फॉर्मूला पता होगा तो आपको बन जाएंगे, आपसे बन जाएगा, लेकिन आपको नहीं पता होगा तो नहीं बनेगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जब आप 12 में जो आप आगे पढ़ोगे ना, इस चीजों को खुद से कर लोगे, बहुत आसान चीज है, ये मैं सिखा दूंगा अभी। जब आपको पता होगा वो वेरिएबल क्या है, फॉर्मूला क्या, खुद से निकाल लोगे। इसलिए कुछ क्वेश्चन अगर अभी प्रीवियस ईयर के वहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला का खास करके अगर नहीं बन रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप आगे पढ़ोगे कर लोगे, ठीक है। हम लोग बेसिक्स कर लेते हैं यहाँ पे, अच्छे से करेंगे, पूरा अच्छे से करेंगे। आपसे बस आपको पता होगा ना क्या फॉर्मूला होता है, तुरंत फटाक से आप निकाल लोगे। मैंने बोला था कि यार इसमें एसआई यूनिट भी आपको बताना है, तो देखो एसआई यूनिट क्या होगा इसका। मैंने बताया था कि एसआई यूनिट जो है ना, आप ना डायमेंशनल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखो इसका क्या होगा, एनर्जी का, देखो एनर्जी का एसआई यूनिट की अगर बात करें तो इसमें क्या है, एसआई यूनिट का अगर हम बात करें तो देखो एम है तो केजी आएगा, एल है ना तो मीटर स्क्वायर आएगा, और टी है तो सेकेंड का माइनस में इस तरीके से आएगा, है ना। तो ये हो गया। अब ये तीनों में है, टॉर्क भी यही है, वर्क का भी यही है, एनर्जी का भी यही है, राइट। अब देखो इसको ना केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी, ये जो है ना ML, ये फोर्स का होता है ना, फोर्स का डायमेंशन होता था ना ML T-2, ये चीज है, ये इससे आप लिख सकते हो यूनिट केजी मीटर, नीचे में सेकंड का स्क्वायर होगा। तो ये चीज जो होता है ना, ये न्यूटन होता है, ये न्यूटन होता है, मैंने लिख दिया, उसको हम लोग एन से डिनोट करती है। तो शॉर्टकट या एक सिंबल है ना एसआई यूनिट का, फोर्स का, उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अब देखो इसमें क्या है, इसमें एक एम एक्स्ट्रा है, तो ये एक न्यूटन होगा, और एक ये डैश है ना, मल्टीप्लाई का साइन है समझो, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा। ये जूल भी होता है, इसको जूल बोलते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है ना, ये एनर्जी है, ये पूरा क्या है, एनर्जी है। तो न्यूटन मीटर आएगा, और इसको हम लोग जूल, जैसे हम लोग इसको दिखा रहे हैं ना न्यूटन कैपिटल एन से, उसको हम लोग जूल से दिखाएंगे, पहले लेक्चर में मैंने बताया था। तो ये इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। किसका एसआई यूनिट, एसआई यूनिट वर्क का, एनर्जी का या टॉर्क का क्या है, न्यूटन मीटर, ठीक है, या फिर इसको जूल भी बोलोगे आप। अब मैं आगे चलता हूं। अब आपको पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, सिंपल है। पावर का क्या लिखोगे, पावर का लिखना है तो पावर का हम डायमेंशन लिखेंगे ऐसे। वर्क का क्या है, अभी मैंने निकाला था, ML क्या था वर्क का, ML2 था, और T-2 था, राइट। अब देखो नीचे में क्या है, T है, वर्क का डायमेंशन लिखे और टाइम का लिखे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ML2 T-3, राइट। ये आ गया पावर का। अब इसका एसआई यूनिट लिखना है। एसआई यूनिट क्या होगा, सिंपल है, क्या लिखेंगे एसआई यूनिट,
ये है m kg लिखेंगे, मीटर स्क्वायर लिखेंगे, और ये होगा s-3 ऐसा यूनिट। इसको ये है, ये चीज सही है, ठीक है। और इसको वाट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पावर को वाट, ये ऐसा यूनिट होता है। आ रही बात समझ में आपको? देख लो आप, मैंने लिखा था, बैक जाता हूं, ml2 - t ml2 t - 2 वर्क का था, वही उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। मोमेंटम का अब लिखो, आप मोमेंटम का लिखो, मैंने पिछली बार बताया था फॉर्मूला में आपको मोमेंटम का लिखना है आपको। स्मॉल p से डिनोट होता है ये, p बराबर m v, तो m का मैंने लिख दिया डायमेंशन। अब v का लिखना है तो l t - 1 लिख दो, ठीक है, ये हो गया। इसको आप इस तरीके से लिख लो, m एक साथ कर लो, m l इस तरीके से। आ रही बात समझ में? अब प्रेशर का खुद से ट्राई करो, मैं बता दूं? चलो मैं बताता हूँ। आप दूसरों जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, आप अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। वैसे क्या यही सब आएगा, ज्यादा कुछ आता नहीं है इस पे। प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया है, फोर्स अपॉन एरिया है, तो प्रेशर को कैपिटल P से डिनोट करेंगे, और फोर्स का क्या आएगा, ml t - 2 होता है, और नीचे पे क्या आएगा। अब देखो एरिया है तो लेंथ का स्क्वायर होगा, अब इसमें एरिया है, इसको डायमेंशन से मतलब है, स्क्वायर है रेक्टेंगल है मतलब नहीं, लेंथ का स्क्वायर होगा, a इंटू बी या a स्क्वायर, स्क्वायर का a स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल का l इंटू बी, तो दोनों का डायमेंशन की बात करें तो l स्क्वायर ही आएगा। तो फाइनली ये क्या आ जाएगा, एक l कट जाएगा, ऊपर जाएगा l, ऊपर जाएगा l इनवर्स t - 2, राइट। ये किसका आ गया, प्रेशर का आ गया। कुछ क्वेश्चंस और हैं। फ्रीक्वेंसी का आप निकालो, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 अपॉन टाइम पीरियड, यहाँ पे t क्या है, टाइम है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी का हम लोग इस तरीके से, मैं डायमेंशन लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी का 1 अपॉन टाइम, तो 1 ऊपर में है, प्योर नंबर है। अब टाइम, तो टाइम का कैपिटल T ही होता है, ऊपर जाएगा T इनवर्स हो जाएगा, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख देंगे। आप यहाँ पे इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो, m नोट l नोट, क्योंकि m और l का रोल है नहीं यहाँ पे, इस तरीके से भी, ठीक है। अब ऐसा यूनिट हमेशा मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझ जाना है, m की जगह में kg डाल देना है, लेंथ की जगह मीटर डाल देना है, t की जगह में s डाल देना है, पावर जो है वो है। तो ये जो है ना t इनवर्स 1/सेकेंड, इसको हर्ट्ज बोलते हैं, तो इसको हर्ट्ज भी बोलते हैं, ऐसा यूनिट में इसको 1/सेकेंड को इसको हर्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक है, आपको पता होगा ये चीज। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी एंगल अपॉन टाइम होता है, क्या होता है, एंगल अपॉन टाइम होता है। मतलब एंगुलर वेलोसिटी असल में, जैसे आप स्पीड और वेलोसिटी, अब तो खैर डिफरेंस अभी नहीं बता रहा मैं, काइनेमेटिक्स में आएगा तो बताऊंगा। जैसे डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस ट्रेवल किया और टाइम जितना लगा, तो आप स्पीड लिखते हो वहां से d अपॉन टी लिखते हो, बट ये लीनियर होता है ना, एक स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा है। बट अगर कोई सर्कल में मूव कर रहा है इस तरीके से, मान लो ये पॉइंट ए है, बॉडी पॉइंट ए से, ये बॉडी है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पहुंच गया, ये पॉइंट बी है। तो अब सर्कुलर मोशन जब कर रहा होगा ना, तो हम लोग यहां से देखेंगे यार ये कितना थीटा मूव किया है, मतलब कितना एंगल चला है, तो इसी को एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन है। ये सबसे आपको यूज टू हो जाना है, फेमिलियर हो जाना है वेरिएबल से, डरना नहीं है, ठीक है। ये वेरिएबल्स आपसे यूज टू हो जाओगे ना, फिर मजा आने लगेगा, फिजिक्स में फील आने लगा, समझ में आएगा चीज। तो ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। अब देखो इसमें हमने डिस्टेंस लिखे थे, मतलब ये लीनियर जो कवर किया था ना डिस्टेंस, वो अब इसमें एंगुलर डिस्टेंस होगा। एंगुलर डिस्टेंस मतलब थीटा, एंगुलर डिस्टेंस मतलब थीटा, थीटा ट्रेवल किया, थीटा, और जितना टाइम लगा, जितना ए से बी जाने में जितना टाइम लगा, तो थीटा अपॉन टाइम, ये है भैया। तो यही लिखा हुआ है, एंगुलर अपॉन टाइम लिखा हुआ है। अब देखो इसका डायमेंशन अगर लिखना है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, डायमेंशन ऑफ ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टाइम। देखो थीटा का मैंने बताया था डायमेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये रेशियो ऑफ लेंथ होता है, मैंने पिछली बार बता दिया था। थीटा क्या है, बेसिकली रेशियो ऑफ लेंथ है, आर्क लेंथ अपॉन क्या है, रेडियस है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो ये इसका डायमेंशन है नहीं, तो इसका डायमेंशन लिखने का जरूरत नहीं है। सिर्फ क्या आ जाएगा, ऊपर में हम एक 1 डाल देंगे, और नीचे क्या है, टाइम है। तो ये सिंपली क्या हो गया, टी इनवर्स हो गया, बेसिकली यही हो गया ये, या यूं बोल लो, इससे दोनों चीज सेम है। इसमें m का पावर 0, l का पावर 0। आ रही बात समझ में? अब देखो इसका
एंगुलर वेलोसिटी का ना एसआई यूनिट जो होता है रेडियन पर सेकंड होता है। अब आप ये मत बोल देना कि इनवर्स आया तो 1/सेकंड या हर्ट्ज ही बोल देंगे, नहीं, रेडियन पर सेकंड होगा, क्योंकि एंगल का जो है ना, एंगल का डायमेंशन नहीं होता है बट यूनिट होता है, तो रेडियन पर सेकंड में नापा जाता है, एंगल रेडियन में और टाइम सेकंड में। ठीक है, अब मैं एच क्वेश्चन पे जाता हूं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको निकालना, ये स्मॉल के है, क्या है ये, स्मॉल के से डिनोट किया जाता है। इसका आपको निकालना है के का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल। देखो काइनेटिक एनर्जी को आपको पता है ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकालना है, तो इसको आप लिख सकते हो ना, काइनेटिक एनर्जी, या फिर दोनों तरफ डायमेंशन ये लगा दो इस तरीके से, काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से, कांस्टेंट ये प्योर नंबर है तो प्योर नंबर का डायमेंशन लिखेंगे ना, ये के है स्मॉल के, और ये टी जो है ना, टी, यहां पे टी टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बल्कि टी क्या है, टेम्परेचर है। क्या है, टेम्परेचर। और टेम्परेचर का जो मैं बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी में टेम्परेचर था, तो इसका सिंबल जो होता था वो थीटा भी होता था और के भी होता था, तो थीटा और के दोनों से आप डिनोट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो टी है ना, तो डायमेंशन ऑफ टी है टेम्परेचर, ये क्या हो जाएगा, थीटा या फिर के बोल दो, तो मैं थीटा लिख देता हूँ सो दैट कि आप कंफ्यूज मत हो। अभी ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन एनर्जी का मैंने बताया था ml2t-2। अब थीटा इधर है, ये थीटा नीचे आ जाएगा, और डायमेंशन ऑफ आपको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिल जाएगा, थीटा ऊपर चला जाएगा, आप इसको लिख दोगे डायमेंशन ऑफ के मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा, के है ये, ठीक है, ml2t-2 और थीटा का इनवर्स। आ रही बात समझ में, आ गया, ओके, आसान है, ये सब कर लोगे आप, ठीक है। ये मैंने बता दिया काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे ना तो ये फॉर्मूला आएगा। तो मैं हर फॉर्मूला नहीं बता रहा हूँ, कुछ कुछ बता दे रहा हूँ, तो सो दैट कि आपको लगे कि हाँ जब मेरे पास आएगा ना आगे फॉर्मूला तो मैं खुद से कर लूंगा। अब एक ये फेमस इक्वेशन है, ये भी देख लो, ये गैस कांस्टेंट निकालना है आपको, ठीक है, ये आइडियल गैस का इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। इसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन मोल है, आर गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। आपको निकालना है किसका, आर का निकालना है। तो आर का निकालना है तो आप क्या करो, पीवी बाय एन टी इज इक्वल टू आर लिख सकते हो, ओके। अब आपको आर का निकालना है तो आप सब में लगा दोगे, मतलब इसमें पूरा में लगाओगे इस तरीके से आप अलग अलग करके, है ना। अब देखो पी का लिखो डायमेंशन, पी का क्या है, पी क्या है यहाँ पे प्रेशर है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स का लिखो पहले ml(T-2), राइट, फोर्स हो गया, मैं प्रेशर का लिख रहा हूँ, एरिया क्या होगा L², ये P का लिखा गया, और V का लिखो, फिर वॉल्यूम का क्या होगा L³ होगा, ठीक है, और नीचे क्या आएगा N क्या, मोल का सिंबल क्या होता है MOL सिर्फ लिखते। और यहाँ पे T क्या है, टाइम नहीं है, टेम्परेचर है, क्या है टेम्परेचर, तो इसको थीटा से डिनोट कर दो या K से भी डिनोट कर सकते हो। अब देखो बस इसको सॉल्व कर दो, काट दो इसको, LL कट गया। अब देखो ये L यहाँ से कटा, एक L बचा, एक L यहाँ से उड़ा, तो यहाँ पे क्या हो गया L² बचा, फाइनली में हो गया ml² T-2, मोल भी ऊपर जाएगा, मोल इनवर्स, और फिर थीटा का भी इनवर्स, मतलब पावर -1 उसको इनवर्स बोल रहे हैं। तो ये हो गया किसका, गैस कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, राइट। इक्वेशन पता होगा, खुद से निकाल लोगे आप। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का निकालना है। देखो ग्रेविटेशन में आप ये फॉर्मूला पढ़ोगे, दिखेगा कि दो मास है ना, उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है ना ग्रेविटेशन की वजह से, वो ऐसे गिवन होता है, F बराबर G(m1m2/r²), r डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस है, आप वहां पे पढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल आप ये इक्वेशन बस देखो। अब आपको G का निकालना है, तो G को एक साइड करो, G को एक साइड करोगे तो क्या होगा, ये
एफ आर स्क्वायर, आर उधर जाएगा, एफ आर स्क्वायर, M1 M2 नीचे आ जाएगा, राइट। बस आपको लिख देना है, ये डायमेंशन ऑफ जी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एफ का क्या है, MLT-2 है, आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर डिस्टेंस, राइट। और फिर ये क्या हो जाएगा, MLT M1 M2, तो M1 की जगह में M आएगा, मास है, और एक और M आएगा, एक M कट जाएगा, एक M ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली M इनवर्स L का क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर और इधर से ML क्यूब T-2। बस ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ये देखो, आप एक बात ध्यान रखना, ये आगे मैं अभी बताऊंगा आपको, ये कांस्टेंट है बट इसका डायमेंशन आ रहा है। देखो आप, इसका डायमेंशन आ रहा है, तो जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होंगे, ऐसे भी कांस्टेंट होते हैं जिसका डायमेंशन होते हैं, इसलिए मैं प्योर नंबर बोलता हूँ, प्योर नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज का आप निकालो, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू का निकालना है, तो I बराबर क्यू अपॉन टी होता है ना, रेट फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज अपॉन टाइम को करंट बोलते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। अब I क्यू अपॉन टी है, तो क्यू का निकालना है, तो आई टी इज इक्वल टू क्या, क्यू इज इक्वल टू आई टी हो गया। अब क्यू का लिखना है, आई का क्या होता है, ए से डिनोट करते हैं करंट को, और टी हो गया। ये मैं हर जगह ऐसा यूनिट नहीं निकल रहा हूं, आप खुद से ऐसा यूनिट लिख लेना, ठीक है। वैसे चार्ज का ऐसा यूनिट को कूलम बोलते हैं, ठीक है, और इसको आप एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हो, ठीक है, यही चीज है। अब मैं आगे चलता हूं, क्वेश्चन 2 देखो आप, इसमें बोला है कि सपोज कि मैं फोर्स को, टाइम को और वेलोसिटी को फंडामेंटल मानता हूं, मतलब बोल रहा है कि अगर फोर्स को, टाइम को और वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाता तो फिर डायमेंशन बताना था मास का। आई बात समझ में, देखो कैसे करते हैं इसको। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। अब आपको मास का डायमेंशन बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन ए बराबर ए हो जाएगा, इधर ए लिखो या इधर ए लिखो, बात बराबर है। तो क्या बोल रहा हूं, एम है ना, हाँ, ये एम बराबर एफ अपॉन ए हो गया। एफ और ए से आपको मिल जाएगा एम का डायमेंशन। देखो डायमेंशन ऑफ एम जो होगा वो डायमेंशन ऑफ एफ और डायमेंशन ऑफ ए आएगा। अब देखो फोर्स इसमें है, टाइम है, वेलोसिटी है, तो आप क्या करो, ये जो है ना डायमेंशन ऑफ फोर्स है और डायमेंशन ऑफ ए है, राइट। अब इसको आपको ए के टर्म में नहीं लिखना है, क्योंकि आपको बोला है कि टाइम, फोर्स और वेलोसिटी का इनके टर्म में लिखना है। देखो आप कैसे करोगे, ए क्या होता है, एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। आप इसको क्या लिखोगे, ये हो जाएगा वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये टाइम नीचे आएगा तो ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है, ये चीज है। अब आपको इन सब का लिखना है, टी है ये वेलोसिटी है, तो डायमेंशन ऑफ एम जो हो जाएगा वो एफ टी का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, और वी ऊपर जाएगा, वी इनवर्स। अब इसमें v को LT -1 नहीं लिखना है, क्योंकि आपको वेलोसिटी के टर्म में देखना है, आपने फोर्स, टाइम और वेलोसिटी को फंडामेंटल मान के चल रहे हो, ठीक है, तो उसी के टर्म में लाके ले आना है, एफ टी वी इनवर्स, ये m का हो गया डायमेंशन। अब एनर्जी का लिखना है, एनर्जी का लिखना है, तो एनर्जी क्या होता है, देखो एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, तो हाफ mv², एनर्जी का डायमेंशन लिखना है, तो इस तरीके से, ये प्योर नंबर है, इसका लिखाएगा नहीं, m का लिखना है, तो m का तो मेरे को पता ही है, इधर से एफ टी वी इनवर्स, और v² है इधर से, इस तरीके से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अलग है, सबको साथ में लिख दो, ठीक है, एफ टी v -1 है +2 है, दोनों एक साथ लिखाएंगे तो -1 + 2, ये क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा, तो एफ वी और टी मैंने छोड़ दिया है, एफ वी टी, इस तरीके से, ठीक है।
तो अगर फोर्स, टाइम और वेलोसिटी को हम फंडामेंटल सपोज कर रहे हैं कि होता फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इस तरीके से हम डायमेंशन एम का लिखेंगे और एनर्जी का लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान ही है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, ये चीज दे दिया है तो फिर क्या टफ है। ये सब जब नया चीज ये आगे आप पढ़ोगे, ठीक है। अब ये चीज यहाँ पे दे रखा है डायमेंशन में, यूनिट एंड डायमेंशन का मतलब क्या हो रहा है? यूनिट एंड डायमेंशन का मतलब आप यूनिट और डायमेंशन से खेलो। आपको आगे की चीज अभी अगर पता नहीं है तो आपको फिगर कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको ये चीज दी हुई रहेगी, आप कर लोगे। अब देखो एक बोल रहा है ड्रैग फोर्स है, ड्रैग फोर्स एफ जो है वो एक स्फीयर पे लग रहा है, उस स्फीयर का रेडियस आर दिया हुआ है, वो रेडियस मूव कर रहा है एक फ्लूइड में, फ्लूइड एयर चाहे फ्लूइड क्या होता है, एयर चाहे लिक्विड, वेलोसिटी v है स्फीयर का। तो फोर्स इस तरीके से है, फोर्स बराबर ये दिया हुआ है, फोर्स बराबर 6 पाई, ये एक सिंबल है, ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। तो 6 पाई n या ईटा, इस टाइप का कुछ बोलते हैं, पता नहीं, ईटा आर वी, पता नहीं इसका मतलब, पता नहीं है वो, मैं जान के नहीं बता रहा हूँ कि यार बच्चे अभी नए नए हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, थोड़ा मैं बता दे रहा हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब आपको निकालना क्या है, डायमेंशन ऑफ ये बताना है, इसका डायमेंशन बताना है आपको। तो देखो क्या करोगे आप, इसको इस तरीके से लिखोगे, एफ अपॉन 6 पाई, एफ अपॉन 6 पाई आर वी बराबर एन या ईटा, इस तरीके से। अब इसका लिखना है तो आप सब में डाल दोगे। अब देखो 6 पाई जो है ना एक प्योर नंबर है, तो आपको सिर्फ जो डायमेंशन लिखोगे ना इस तरीके से, डायमेंशन ऑफ एफ आएगा और डायमेंशन ऑफ आर आएगा और डायमेंशन ऑफ वी आएगा, ये हो जाएगा इसके बराबर। बस पुट कर दो, एफ का पता है आपको, आर का पता है, वी का पता है, लिख दोगे आप आराम से। एम एल टी माइनस 2 ऊपर में होगा, आर का एल हो जाएगा और एल टी माइनस 1 हो जाएगा, वेलोसिटी का ये कट गया, तो ये फाइनली हो जाएगा एम एल का ऊपर एल इनवर्स और टी ऊपर जाएगा, तो माइनस में है ये -2 + 1, तो -1 हो जाएगा। ये आ गया, देखो ऑप्शन में मैच कर लो, ए बी सी, सी मैच कर गया, सी आंसर हो जाएगा। बहुत आसान से क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको करना है। अब देखो क्वेश्चन 4 देखो आप, अगर बोल रहा है वेलोसिटी जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, वेलोसिटी का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ए बी टी सी और डी दिया हुआ है। v क्या है, वेलोसिटी है, t टाइम है, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ ए बी सी एंड डी, आपको डायमेंशन बताने चारों के, ए बी सी डी के। अब देखो ये चीज है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगर ये जुट रहा है इसका मतलब है कि सभी क्वांटिटी जो भी जुट रहे हैं, सभी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो भी क्वांटिटी यहाँ पे है सबका डायमेंशन सेम होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखो इसमें मैं लिख सकता हूँ ना, डायमेंशन ऑफ v शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ bt, क्योंकि जुट रहे हैं ना, जुट रहे हैं तो मीटर पर सेकंड ही मीटर पर सेकंड से जुड़ सकता है, केजी ही केजी से जुड़ सकता है, लीटर ही लीटर से जुड़ सकता है, लीटर केजी का कोई मीनिंग नहीं है जोड़ने का, इस तरीके से है। तो ये है डायमेंशन ऑफ c बाय, क्या लिख रहा हूँ, c बाय d प्लस d, ऐसा लिख सकता हूँ सबका। अब देखो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए कुछ नहीं बोल तो रहा है ये, डायमेंशन ऑफ ए और डायमेंशन ऑफ v बराबर है, तो डायमेंशन ऑफ ए क्या हो जाएगा, v के डायमेंशन के बराबर है। v का क्या होता है, एल टी माइनस 1 होता है। ए का मिल गया, b का निकालना है। अब v अब इसको करो इक्वेटा, ठीक है। अब मैं थोड़ा लेता हूं रेड, ये हो गया a का। अब b का निकालना है आपको, तो b का क्या होगा, वेलोसिटी इसके बराबर है, एल टी माइनस 1 किसका है, वेलोसिटी का है, यही इक्वल होगा किसके, b और t, तो t का क्या होगा, कैपिटल T होगा। तो b का निकालना है तो t को नीचे भेज दो, यहाँ नीचे आएगा t, फिर ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, t -2 हो जाएगा। क्या हो रहा है, एल टी -2 हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ b। उसी तरीके से आपको क्या निकालना है, c का निकालना है और d का निकालना है। तो देखो
सबसे पहली बात आप ना बहुत आसानी से निकाल सकते हो, डी का पहले निकाल लो आप। डी प्लस टी है ना, ऑब्वियस सी बात है, डी किसके साथ जुड़ रहा है, टाइम के साथ जुड़ रहा है। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ डी क्या होगा, डायमेंशन ऑफ डी जो है वो डायमेंशन ऑफ टी के बराबर ही होगा, है ना, ये चीज, क्योंकि ये जुड़ रहा है। तो डायमेंशन ऑफ डी क्या हो गया, यही हो गया। तो ये भी मिल गया आपको, ये भी मिल गया और ये भी मिल गया। अब क्या है, सी का निकालना है, सी का निकालना है। तो देखो ये चीज है ना, आप फिर से इसको इक्वेट करो, इसको, इन दोनों को। तो वेलोसिटी ये क्या क्या है, एल टी माइनस वन है, एल टी माइनस वन है। अब देखो सी का निकालना है, तो सी तो ऊपर में है, इसका निकालना है मेरे को, बहुत अच्छा। अब देखो डी प्लस टी है, टाइम के साथ जुड़ा है, नीचे क्या आएगा, नीचे टाइम ही आएगा, ऐसा है ना, ये टाइम है, ये टाइम है, 2 सेकेंड प्लस 3 सेकेंड तो 5 सेकेंड। तो डायमेंशन क्या होगा, नीचे नीचे टाइम ही आएगा। ये टाइम ऊपर इधर मल्टीप्लाई होगा, एल टी माइनस वन, एक इधर से टी आएगा और डायमेंशन ऑफ सी हो जाएगा, ये टी और ये टी कट जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ सी क्या हो जाएगा, सिर्फ डायमेंशन ऑफ लेंथ के बराबर ही आ जाएगा। आप सब में एम एल टी लगा देना, जिसमें जो क्वांटिटी नजर नहीं आ रही है आप उसका में पावर में 0 लगा देना, ठीक है। सी भी निकल गया, डी भी निकल गया, ए भी निकल गया, बी भी निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन 5। अब ये क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं घबराना है, आराम से रिलैक्स, है ना, एकदम ऑल इज वेल कहो, एकदम डरना नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, एकदम लड़ना है, ठीक है। एकदम अच्छे से करेंगे, आराम से करेंगे। इसने पूछा क्या है, ये इक्वेशन दे रखा है इन्होंने, बोला कि यार P जो है प्रेशर है, V वॉल्यूम है, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम है, और टेम्परेचर क्या है, T क्या है, T टेम्परेचर है, और R जो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। डायमेंशन ऑफ A बताना है आपको, दूसरों ये सब का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ A बताना है ना। देखो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी जुड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि दोनों का डायमेंशन बराबर होगा। तो मैं लिख सकता हूँ डायमेंशन ऑफ P बराबर शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ A बाय V स्क्वायर, राइट, ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। आपको निकालना किसका, डायमेंशन ऑफ A निकालना है ना। तो डायमेंशन ऑफ A, डायमेंशन ऑफ P, ये V स्क्वायर इधर जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी वॉल्यूम है और ये प्रेशर है। आपको दोनों का पता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, एम एल टी माइनस 2, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया क्या है एल स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होता है एल क्यूब। यहां से कट गया, यहां से कट गया, तो आ गया क्या, एम एल, 2 एल हो गया ना, टी माइनस 2, ये आ गया डायमेंशन ऑफ ए। कितना हलवा क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे से बनेंगे। अब देखो ये सब क्वेश्चन है ना, मैं लिखा नहीं हूं, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बता दे रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन को कर लोगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप, इसमें बोला है कि ये इक्वेशन दिया हुआ है, इन द गिवन रिलेशन T इज प्रेशर, Z इज डिस्टेंस, डिस्टेंस है, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड थीटा इज द टेम्परेचर, थीटा टेम्परेचर है। फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ B, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ B बताना है। अब इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, आप सबसे पहले देखो कि मुझे निकालना है B का। अब इसमें देखो एक चीज ये है, E का एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब मैंने बताया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशनलेस होते हैं, राइट। और इसका पावर भी जो है, इसका पावर जिसको मैं बोला था आर्ग्यूमेंट, ये भी डायमेंशनलेस होता है। तो दोनों डायमेंशनलेस है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं ना, P किसके बराबर होगा, अल्फा बाय बीटा के, मतलब डायमेंशन ऑफ P शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा, क्योंकि इसका डायमेंशन है ही नहीं, तो इसका जो डायमेंशन होगा वो इसी के बराबर होगा, राइट। एक चीज तो ये मैं बोल सकता हूं, और मैं दूसरा चीज ये बोल सकता हूं कि अल्फा जेड अपॉन के थीटा, अपॉन के थीटा का डायमेंशन शुड बी इक्वल टू नथिंग, डायमेंशनलेस, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है ना, पावर में है ना, ये पावर में है। तो ये चीज है ये। अब क्या करना है, आपको डायमेंशन ऑफ बी निकालना। अगर आपको अल्फा पता चल जाए तो बी नहीं निकाल लोगे, क्योंकि पी का तो आपको पता है ना, प्रेशर का। तो अगर बीटा पता चल जाए,
अल्फा पता चल जाए तो बीटा मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ अल्फा निकालना है, पहले अल्फा फिर आप बीटा निकाल लोगे अल्फा को पुट करके। ओके, तो यहां से हम लोग अल्फा निकालेंगे। अब देखो क्या करेंगे, अल्फा निकालना है, जेड क्या है, डिस्टेंस है, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा जेड का एल लिखेंगे और के का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है ना, तो के का मैं बताया था अभी एनर्जी होता है हाफ के टी होता है, स्मॉल के बोल रहा था, टी टेम्परेचर था यहाँ पे, तो एम एल 2T-2 और इधर से टी नीचे आ रहा था बट वो थीटा था, टेम्परेचर है ना, तो ये था, तो ये आपको मिल रहा था यहां से डायमेंशन ऑफ क्या मिल रहा था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मिल रहा था। अब इसे क्या करो आप, सिंपली यहां पे पुट करो अल्फा एल, जेड का एल हो गया, के का लिखो, के का क्या लिखोगे, एम एल 2T-2 अपॉन थीटा, और एक थीटा इधर भी पड़ा है, ये थीटा और ये थीटा कट जाएगा, राइट, और इधर तो ये चीज है। अब ये सब 1 है, ठीक है, ये इसको उधर भेज दो आप, मैं इसको अब इधर लिखता हूं, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा शुड बी इक्वल टू एल, एल काटो इधर से, क्या हो जाएगा, ये एम एल T-2 एम एल T-2 सारा चीज इधर चला गया, आपको अल्फा मिल गया। अब यहां पुट कर दो, बीटा निकालना है, डायमेंशन ऑफ बीटा क्या होगा, अल्फा अपॉन पी के होगा, राइट, ये क्या होगा, अल्फा का क्या है एम एल T-2, ठीक है, ये अल्फा का है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, राइट। अब देखो ये एम एम कट गया, एम एम कट गया, यहां से ये कट जाएगा T-2 और T-2 कट गया, यहां से एल एल कट गया, नीचे वाला एल ऊपर चला जाएगा, तो डायमेंशन ऑफ बीटा जो है ये सिर्फ एल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, राइट। इसमें आप लिख देना एम नोट एल स्क्वायर टी नोट, ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है बट ये डरावना सा लग रहा था, बट हम लोग इसको हैंडल कर लिए, इसी तरीके से आप आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन 7 देखो आप, अब क्या बोल रहा है, ये ना यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है, असल में यूनिट कन्वर्जन का क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि इसमें भी सपोज करने बोला या अज्यूम कर, लेट अस अज्यूम दैट देयर इज अ न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, नया सिस्टम है यूनिट का, इन विच यूनिट ऑफ मास इज 1 kg, मतलब पहले क्या है, ऐसा यूनिट में क्या होता था, यूनिट ऑफ मास 1 kg या kg जिसको बोलते थे, या सीजीएस में क्या ग्राम, बट एक नया सिस्टम है जिसमें यूनिट क्या है 1 kg है, मतलब ये क्या होगा, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, मतलब 1 kg इन्होंने बोल दिया, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरीके से लेंथ d मीटर है, टाइम c सेकंड है, 5 सेकंड 10 सेकंड कुछ और 1 सेकंड से अलग, या हो सकता है c 1 सेकंड हो, 30 सेकंड, ठीक है। आपको क्या करना है, प्रूफ करना है अ कैलोरी हैज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इतना। अब देखो मैं बता रहा, कैलोरी क्या होता है ना, ये ना ये एनर्जी जैसे एनर्जी को नापने का एक तरीके से यूनिट है, राइट, और इसमें दिया हुआ है कि एक कैलोरी जो होता है ना, एक कैलोरी 4.2 जूल होता है, राइट। जूल क्या है, एनर्जी को नापता है, जूल एनर्जी का क्या है, यूनिट है, ऐसा यूनिट है। उस तरीके से बोलते हैं कि यार एक कैलोरी जो होता है ना 4.2 जूल है। अब आपको क्या करना है ना, सिंपली N1U1 इक्वल टू N2U2 लगाना है। देखो मैं बता रहा हूँ N1U1 इज इक्वल टू N2U2, ये आपको पता है, ठीक है। अब देखो इसमें जो बोल रहा है ना, ये एक कैलोरी जो है ना, यही है N1U1। जब एक कैलोरी को, ये एक कैलोरी ही है, एक कैलोरी वाला चीज है ये, एक कैलोरी को जब दूसरे यूनिट के टर्म में लिख रहे हैं, यूटी के टर्म में लिख रहे हैं, तो आपको N2 बताना है बेसिकली, N2 को प्रूफ करना है कि इतना है। देखो आप क्या लिख रहे हो, एक कैलोरी को बताना है, जब यूटी के टर्म में लिखोगे, दूसरे के टर्म में लिखोगे, दूसरे नया जो सिस्टम आना उसके टर्म में लिखोगे, तो N2 का मैग्नीट्यूड जो आएगा प्रूफ करना है कितना आ रहा है, राइट। अब देखो एक कैलोरी है, इसको क्या लिखेंगे, N1U1 क्या हो जाएगा, एक कैलोरी मतलब 4.2 और U1 क्या है, जूल,
अब जूल को क्या लिखते हैं हम लोग, जूल क्या होता है ml2t-2 है ना, ml2t-2, तो यहाँ क्या होता है kg मीटर स्क्वायर, इस तरीके से होता है सेकंड का स्क्वायर। तो ये 4.2 जूल है ना, तो जूल को क्या लिखेंगे यहाँ से kg मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर है -2, ये n1 u1 हो गया। n2 u2, n2 तो पता नहीं है, u2, अब देखो u2 क्या है, ये भी तो एनर्जी ही है, ml2 t-2 होगा। अब ये चीज क्या है u2 है, u2 में क्या है m क्या बोला था उन्होंने a kg, l क्या बोला था उन्होंने b मीटर, ठीक है। उसी तरीके से t को क्या बोला था इन्होंने c सेकंड, तो हम लोग सिंपली पुट कर देंगे यहाँ पे n2 क्या है m a kg, kg मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a kg हो गया। अब क्या करना है यहाँ पे पुट करना है मीटर स्क्वायर, तो b क्या था लेंथ क्या था b मीटर, b मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरीके से ये क्या है c सेकंड का पावर -2 हो जाएगा सिंपली, ठीक है। अब देखो इधर से मीटर स्क्वायर सेकंड का पावर -2 kg कट जाएगा, kg मीटर स्क्वायर और सेकंड कट जाएगा। तो अब मैंने क्या किया है kg मीटर और सेकंड को मैंने काट दिया है, तो बचेगा क्या यहाँ पे 4.2, इधर कुछ है नहीं, इधर क्या बचेगा इनटू, अब क्या है इधर a बचेगा, b का स्क्वायर बचेगा और c का पावर -2 बचेगा। अब वापस से a b और c को मैं उधर ले जाऊंगा, तो 4.2 a इधर आएगा तो a का पावर -1, b का पावर -2 और c हो जाएगा स्क्वायर में, तो ये n2 हो जाएगा। तो बेसिकली हमको n2 ही निकालना था, मैग्नीट्यूड निकालना था, जब हम 1 कैलोरी को दूसरे यूनिट में लिख रहे थे, जो नया यूनिट हमने माना था ना, सपोज किया था, उसका n2 निकालना था, निकल गया ये, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, आप इस तरीके से कर लोगे, आपको a b c का जगह में कोई वैल्यू भी दे सकता था, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन कराता हूं डायमेंशनल एनालिसिस का। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, वो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस तरीके से बॉडी जो है ना वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये बॉडी का मास क्या है m है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, टेंजेंशियल वेलोसिटी v है, और ये सेंटर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है, इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है, सर्कुलर मोशन में। आपको बस अभी डायमेंशन से काम करना है, डायमेंशन की मदद से एक्सप्रेशन निकालने को बोला है। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन f का एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ मास, वेलोसिटी और रेडियस, ठीक है, आपको निकाल के देना है। ये रेडियस r है सर्कल का। अब देखो मैं बोल रहा हूं कि आपको तो पता नहीं है, फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मास पे, तो मुझे तो पता नहीं है कि पावर में कितना होगा यहाँ पे, तो एक मैंने x जनरल लिया, x ले लिया, फिर किस पे कर रहा है v पे, तो v मैंने दूसरा पावर ले लिया y, और फिर रेडियस पे मैंने इसको ले लिया z। अब क्या करूंगा मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाऊंगा और मैं एक डायमेंशनलेस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाऊंगा, k m का पावर x, v का पावर y और r का पावर z, इस तरीके से। यहाँ पे मैंने ध्यान रखा ये k जो है ना ये डायमेंशनलेस है, डायमेंशन वाला कांस्टेंट नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि इसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। अगर रोल इसका आ गया ना, फिर डायमेंशन अगर होता ना तो फिर हम नहीं कर पाते। सोच के देखो कि मैं अभी m फोर्स लिखूंगा, mlt-2 का लिखूंगा, इसका डायमेंशन ऑफ फोर्स लिखूंगा, पहले इस तरीके से करते हैं, डायमेंशन ऑफ फोर्स बराबर क्या लिखूंगा, डायमेंशन ऑफ m का पावर x लिखूंगा, फिर बोलूंगा इनटू में क्या बोलूंगा, इनटू है छोड़ो, इनटू मत लिखो, v का पावर क्या बोलूंगा y बोलूंगा, और क्या बोलूंगा फिर r का पावर मैं बोलूंगा j बोलूंगा। मैंने कहा एक k के बारे में कहाँ जिक्र किया, इसलिए ये डायमेंशन क्यों जिक्र नहीं किया मैंने, क्योंकि k जो है ना वो डायमेंशनलेस है, इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। अगर डायमेंशन होता ना तो मैं यहाँ पे उसको लाता, और अगर उसको ले आया फिर तो मुझे पता नहीं कि k का क्या डायमेंशन होगा, फिर मैं कहाँ से रिलेशन निकाल पाता, नहीं निकाल पाता, इसलिए ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, ठीक है। ये इसका एक तरीके से लिमिटेशन है, मैं आगे भी इसको मैं फिर से एक बार रिकैप करूंगा। अभी फोर्स क्या है mlt-2, इसका डायमेंशन फोर्स का हो गया, m का क्या होगा कैपिटल M का पावर x,
v का क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1 का पावर y, और r का क्या होगा, l का पावर z। अब क्या करो आप, m का पावर में 1 है, l का पावर में 1 है, और फिर t का पावर में -2 है। इधर से इधर करते हैं, m का पावर में क्या है, x है, l का पावर में क्या है, l का पावर में y है, और इधर से z भी आएगा, तो y प्लस z होगा। ये पावर जुड़ जाएंगे ना, पावर में जुड़ता है। अब ये क्या है, t का पावर में क्या है, देखो -y, ये -1 इंटू वाई, ये। अब सिर्फ ये आप ना पावर इक्वेट कर दो सबका इंडिविजुअली, m का करो तो क्या है, 1 बराबर x, मतलब x बराबर 1 आ गया, वाह, एक वैल्यू नहीं, एक मिल गया। अब देखो इसमें एक ध्यान रखना, मेरे को ना तीन इक्वेशंस मिलेंगे। देखो 3 बार अगर हम इक्वेट करेंगे पावर को, एक बार m, एक बार l, एक बार t। देखो मैं अगर ये एक मिल गया, राइट, दूसरा करता हूं, l का पावर 1 है तो 1 इज इक्वल टू y प्लस जेड, राइट, ये दूसरा है। तीसरा क्या है, -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -y। मतलब अगर आपके पास ना देखो m l t 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थे, अगर 3 फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल के क्वांटिटी के ऊपर में कुछ पावर आएगा। 2 फंडामेंटल क्वांटिटी होते तो 2 ही पावर आपको मिलता, मतलब 2 ही इक्वेशन मिलता। फिर 4 फंडामेंटल क्वांटिटी होते तो 4 का पावर होता, पावर बेसिकली होता, तो क्या करते आप, 4 इक्वेशन मिलता। इसी तरीके से अभी आपके पास 3 है तो 3 ही इक्वेशन मिला है, वेरिएबल भी कितना है, 3 है, 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। वैसे यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि x बराबर 1 है, y बराबर 2 है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि जितने इक्वेशंस होते हैं उतना वेरिएबल हो तो सॉल्व हो पाता है। अगर इक्वेशन कम पड़ जाए वेरिएबल से तो फिर नहीं सॉल्व कर पाओगे आप। x बराबर 1 आ गया, अब देखो ये आप माइनस माइनस को काट दो तो y बराबर क्या आ गया, यहाँ से 2 आ गया, ये क्या हो गया, y बराबर 2 आ गया, तो y बराबर यहाँ 2 पुट कर दो। जब ये इस इक्वेशन में y बराबर 2 पुट करोगे, 2 प्लस जेड, 2 इधर आएगा तो 1 माइनस 2 बराबर जेड, तो -1 बराबर जेड, तो जेड का वैल्यू -1 आ गया। अब देखो पुट कर दो फॉर्मूला में, के एम का पावर क्या था, एक्स का वैल्यू क्या है 1, वी का पावर वाई क्या है 2, आर का पावर जेड -1, तो इसको आप लिख सकते हो के एम वी स्क्वायर, आर नीचे आ जाएगा, ये है, यही है सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन। और ये जो के है ना, इसको हमने तो डायमेंशन की मदद से अभी तो निकाल नहीं पा रहे, मुझे पता नहीं है के क्या है, तो ये एक्सपेरिमेंट से निकाला गया था, डायमेंशन की मदद से नहीं, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से नहीं, ये एक्सपेरिमेंट की मदद से। तो ये के जो है 1 आया था एक्सपेरिमेंट से, राइट, ये एक बराबर mv स्क्वायर बार हो जाता है। अब देखो क्वेश्चन 9 करता हूं, क्वेश्चन 9, कैन वी पुट प्रेशर वेलोसिटी डेंसिटी अंडर अ फंडामेंटल लिस्ट। मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि प्रेशर वेलोसिटी डेंसिटी को क्या हम लोग कंसीडर कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। आपको बताना है यस और नो, रीजन भी बताना है व्हाई, ठीक है। अब देखो मैंने पिछले बार अभी बताया था P बराबर mv का, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो मैंने बोला था यार कि मोमेंटम मास और वेलोसिटी को हम लोग नहीं कंसीडर कर सकते, मोमेंटम मास और वेलोसिटी ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी के टर्म में लिख पा रहे हो आप, बट आपको हमेशा तो ये रिलेशन पता नहीं ना होगा। मैंने बता दिया था मोमेंटम इक्वल मास इंटू वेलोसिटी होता है, उसी तरीके से प्रेशर वेलोसिटी और डेंसिटी का रिलेशन आपको पता नहीं है, तो फिर कैसे बताओगे यार फंडामेंटल क्वांटिटी है कि नहीं। आपको भी पता है कि यार हाँ पी को mv बराबर लिख सकते हैं, मतलब मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी लिख ले रहे हो आप, ये फिर बोल दे रहे हो कि यार मोमेंटम को जब मास और वेलोसिटी के टर्म में हम लिख ही पा रहे हो तो फंडामेंटल फिर कैसे होगा, नहीं हो पाएगा फंडामेंटल, आपने बोल दिया। लेकिन अभी तो प्रेशर वेलोसिटी डेंसिटी का आपको पता नहीं है ना, फिर कैसे बता पाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, देखो मैं बोलूंगा प्रेशर जो है ना, लिखूंगा लेट्स से कि प्रेशर जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी पे और डेंसिटी पे। डेंसिटी को रो से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को v से। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार देखते हैं कि प्रेशर जो है ना वेलोसिटी से डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी का पावर मुझे पता नहीं है, x होगा और रो का पावर y होगा, इस तरीके से। अब देखो अगर मुझे x और y मिल जाते हैं,
एक्स और वाई मिल जाते, कोई रियल वैल्यूज आता है मेरे पास, है ना, कुछ एक्स और वाई का मैं वैल्यू निकाल पाता हूँ, इसका मतलब पी को हम वी और रो के टर्म में लिख पाएंगे। और जब हम पी को वी और रो के टर्म में लिख पाएंगे, इसका मतलब इस तरह का सीन हो गया ना कि हम पी को एम और वी के यहाँ पे स्मॉल पी है, ये मोमेंटम है ना, स्मॉल पी है कैपिटल पी, इस तरीके का सीन हो जाएगा कि अगर हम पी को वी और रो के टर्म में लिख पाएंगे, मतलब एक्स और वाई का कुछ वैल्यू आएगा, है ना, कुछ एक्स और वाई एग्जिस्ट करेगा, है ना, वैल्यू ऑफ एक्स और वाई एग्जिस्ट करेगा, कुछ रियल वैल्यूज होगा ना। अगर रियल वैल्यूज एग्जिस्ट करेगा मतलब हम एक रिलेशन लिख पाएंगे, और अगर आप रिलेशन लिख पाए इसका मतलब आपने किसी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी के टर्म में लिख दिया। अब एक किसी एक को दूसरे के टर्म में लिख दिए आप, इसका मतलब ही है कि यार वो फंडामेंटल फिर नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई निकाल के देखते हैं। अगर एक्स और वाई नहीं निकलेगा, एक्स और वाई अगर कुछ वैल्यू नहीं निकल पाएगा, मतलब कुछ रियल वैल्यूज एक्स और वाई को कोई भी नहीं निकलेगा, इसका मतलब हम रिलेशन नहीं लिख पाएंगे। और अगर रिलेशन नहीं लिख पाएंगे इसका मतलब होगा कि यार ये फंडामेंटल हो जाएगा, फंडामेंटल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ये नोट ऑफ फंडामेंटल, अगर एक्स वाई का वैल्यू आ जाएगा तो देखो क्या करूंगा मैं, फिर से मैं क्या पी को के वी का पावर एक्स और रो का पावर वाई लिखूंगा, ठीक है। अब डायमेंशन लिखूंगा, फिर से पी का डायमेंशन लिखूंगा, क्या होगा एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का लिखते एरिया एल स्क्वायर होगा, कटेगा एल -1 आ जाएगा, ठीक है। ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है, इसका नहीं लिखूंगा, इसका कोई रोल नहीं है। वी का क्या होगा एल टी -1 का पावर एक्स हो जाएगा। और रो का क्या होगा, रो क्या होता है डेंसिटी होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो मास का एम और वी का एल क्यूब इधर इस तरीके से होगा, देखो मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा इस तरीके से, एल क्यूब ऊपर जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा। और ये क्या है वाई है, इसका पावर वाई है। अब इक्वेट करना चालू करो, देखो एम का पावर में क्या है यहाँ पे -1 है, एल का पावर में क्या है, एम का पावर माइनस नहीं, इसमें +1 है, ठीक है, एल में -1 है, और फिर यहाँ पे टी में -2 है। अब देखो यहाँ से एल में क्या है x है और इधर से -3 आएगा, तो x -3, राइट। m भी लिखो आप, इसको आप इरेज करो, m को m पहले लिखो, m का पावर में क्या है 1, ठीक है, l x -3 हो गया, और t का लिखो t, इधर से -x आएगा, बस -x होगा। अब इक्वेट करना चालू करो, देखो m का खोपड़ी में तो है नहीं कुछ, है ना, पावर में कुछ है नहीं। l का देखो आप, l का में -1 है, -1 शुड बी इक्वल टू x -3, एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा -2 इज इक्वल टू -x, दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व हो जाएंगे। x बराबर 2 आ गया, x बराबर 2 आ गया, x को यहाँ पुट करो, मैंने कुछ छोड़ा है, कुछ तो गलती हुई है, y छूट गया, y छूट गया, देखो यहाँ से m का पावर y होगा यहाँ पे, क्योंकि m का पावर में y है ना, यहाँ पे 1 मैंने लिखा, ध्यान नहीं मैंने दिया, ये गलती नहीं करना, ठीक है। m का पावर y होगा, l का पावर में -3y होगा, -3y होगा, राइट, और t का पावर में -x होगा, ये तो ठीक है। फिर ये होगा -1 इज इक्वल टू, मैं m को देखूंगा अब, ये इक्वेशन मैं काटता हूँ, कुछ गलती हुई, ठीक है, ये मैं काटता हूँ, इरेज करता हूँ ये सबको, ये क्या हो रहा है, ये इरेज करता हूँ, ठीक है। m का पावर में y आएगा, l का पावर में x -3y आएगा, और फिर t का पावर में -x आएगा, राइट। अब इक्वेट करते हैं, m का पावर में 1 y, है ना, खोपड़ी इक्वेट करो, 1 बराबर y, m का इक्वेट किया, l का इक्वेट करो, -1 बराबर l का x -3y, राइट, दो इक्वेशन हो गए। तीसरा देखो t का -2 बराबर -x, इक्वेशन आ गए, वैसे तो जरूरत भी नहीं था। x बराबर क्या आ गया, आ गया, यहाँ पुट करो, x बराबर 2, y बराबर 1, y बराबर 1 यहाँ से आया, यहाँ से y बराबर 1 आएगा, -1 बराबर x क्या है, x
2 है, ठीक है, 2 माइनस 3/2 को उधर भेजो, -3 बराबर -3/, 3 3 कट गया, y बराबर 1। तो बेसिकली आप कर पाओगे, ठीक है। इक्वेशन सही लिखोगे, देखो इतना खिचपिच में फिर भी सॉल्व हो गया, ठीक है, गलती होती है ना। तो ये हो गया, x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, आपको ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। x बराबर 2 है, y बराबर 1 है। देखो अब मैं क्या लिख सकता हूँ फाइनली, मैं बोलता हूँ t को मैं लिख पाया कि v का पावर x, v का पावर x, x क्या है 2, v वेलोसिटी था रो, y का वैल्यू क्या है 1। देखो मतलब आप तो इसको इस फॉर्म में लिख पाए, मतलब दूसरे का फॉर्म में आप लिख पा रहे हो, इसका मतलब फंडामेंटल नहीं हो सकता। यहाँ पे आंसर नो हो जाएगा, ठीक है। यही मैं समझा रहा था, रीजन आपको यही है, जितना कैलकुलेशन मैंने किया। अब मैं लिमिटेशन बताऊं डायमेंशनल एनालिसिस का। वैसे मैं थ्रू आउट द लेक्चर मैंने बताया है, ये बस एक तरह का रिकैप होगा। देखो डायमेंशनलेस कांस्टेंट जो कि के हमेशा मैं लिख रहा था, नॉट बी ऑब्टेन्ड विद दिस मेथड। जैसे के टाइम पीरियड का था, टाइम पीरियड बराबर क्या हुआ था, k√L/g आया था, है ना। तो ये के का ये कोई वैल्यू नहीं बता पाता, ये के क्या है, के नहीं निकाल के देता है ये डायमेंशन, है ना। इसलिए मैं बोलूंगा कि हाँ एक रिलेशन तो मिलता है बट एग्जैक्ट नहीं मिलता है, एग्जैक्ट नहीं मिल पाता है। एग्जैक्ट का मतलब यार ये के का क्या वैल्यू था ये नहीं बता पाया। असल में के क्या होता है 2π होता है, लेकिन ये नहीं बता पाया कि के 2π है, तो एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा। हाँ एक रिलेशन मिल रहा है बट एग्जैक्ट नहीं मिल पा रहा है, ये तो हो गया। दूसरा क्या है, डायमेंशन एनालिसिस से कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन वेयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैज डायमेंशन। ये बात मैंने बता दी थी यार, ऐसा है कि फोर्स बराबर G m1 m2 अपॉन r², ये रिलेशन आप नहीं निकाल पाओगे इससे, ठीक है। ये रिलेशन आपको नहीं निकल पाएगा, इससे नहीं निकलेगा। आप लिखोगे m1 m2 और r² आप लिखोगे, तो आप जब लिखोगे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 का पावर कुछ लिखोगे x, m2 का पावर कुछ लिखोगे y और r का पावर कुछ लिखोगे z, और यहाँ पे आप फिर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाओगे तो ये तो डायमेंशनलेस है। बट यहाँ पे क्या है, ये डायमेंशन वाला है, तो आप यहाँ पे नहीं निकाल पाओगे ये चीज, ठीक है। वही चीज ये बता रहा है कि जब डायमेंशन मतलब ये है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, ये कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन वेयर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैज डायमेंशंस, इसे डायमेंशनलेस ही होना है, तो ये चीज नहीं निकल पाएगा। अब देखो तीसरा, देखो आप जस्ट रिकैप है ये, डायमेंशनलेस एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग द सेम डायमेंशन। देखो मैं अगर बोलूं कि यार एक रिलेशन इस तरीके से दिया हुआ है, मैं थोड़ा यहाँ पे रेड लेता हूं। अगर एक रिलेशन है इस तरीके से, T बराबर mg अपॉन 2π r cos थीटा, ये सरफेस टेंशन है, फ्लूइड में पढ़ेंगे ये चीज, ये सरफेस टेंशन है T, ठीक है, ये सरफेस टेंशन है। तो देखो सरफेस टेंशन में यहाँ क्या आ रहा है, cos थीटा आ रहा है, लेकिन ना ये ना DA जो है ना डायमेंशनल एनालिसिस से ना हम ना ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे। अगर मैं देता यार T बराबर mg अपॉन 2π r sin थीटा, ये बोलता उसके डायमेंशन, ये है ना डायमेंशनल एनालिसिस का हिसाब से ना ये दोनों सेम चीज है क्योंकि यार cos थीटा का कोई डायमेंशन नहीं है ना, sin थीटा का डायमेंशन नहीं है, तो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता ये। एक बात तो ये, उसी को मैंने लिखा है कि इट कैन नॉट बी अप्लाइड इन एक्सप्रेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक है ना एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आर इन्वॉल्व। मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें cos थीटा और sin थीटा है, वो फॉर्मूला आप नहीं निकाल पाओगे, वो एक्सप्रेशन आप नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यार वहां पे वो है और आप यहाँ पे लगाओगे डायमेंशन के लगाओगे, तो इसका डायमेंशन तो है नहीं ना cos थीटा का, तो ये कैसे आएगा, वो आएगा ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए ये चीज cos थीटा और sin थीटा जहाँ पे एक्सप्रेशन होंगे वहां पे आप एक्सप्रेशन नहीं निकाल पाओगे, ये चीज है। चौथा क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी टू बी डिराइव्ड मस्ट बी ऑफ द प्रोडक्ट टाइप, ये मैंने बता दिया था, मस्ट बी ऑफ द प्रोडक्ट टाइप, ठीक है। मतलब अगर मैं ये वाला रिलेशन डिराइव करना चाहूँ तो क्या कर पाओगे आप, डायमेंशन की मदद से नहीं कर पाओगे। क्यों, आप ऐसे लिखते ना यार, एस को आप क्या लिखते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखते, यू लिखते, फिर ए लिखते और टी लिखते, इसका पावर एक्स लगाते, वाई लगाते, जेड लगाते, फाइनली कुछ आप ना इस तरीके का फॉर्म में ले आते आप, ठीक है। बट होता क्या है, ये होता है, तो ये ना प्रोडक्ट टाइप में ही वैलिड होता है, समेशन टाइप में वैलिड नहीं होगा ये, तो आप इसको नहीं निकाल पाओगे। यही बोला, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आर
इन्वॉल्व, तो ये प्रोडक्ट टाइप में ही वैलिड होता है, ये इसका लिमिटेशन है। 5वां नंबर क्या है, देखो ये चीज मैं अभी बता रहा था, वैसे क्वेश्चन के थ्रू ही आप तुरंत समझ जाओगे इसको। देखो, डायमेंशनल एनालिसिस डू नॉट अप्लाई व्हेन नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ इक्वेशंस। ये बात क्या है मैं बताता हूँ। देखो, अगर मैं बोलूँ आपको, देखो ये इक्वेशन फिलहाल आप नहीं जानते हैं, ऐसा सोच के देखो, ठीक है। अगर मैं बोलूँ ये इक्वेशन आपको डिराइव करना है, तो अब मैं फिर क्वेश्चन में क्या देता यार, मैं देता कि यार ये फोर्स जो है ना, ये फोर्स डिपेंड करता किस पे, ईटा पे। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहता, ईटा पे, ए पे, डी। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है, तो बेसिकली ये वेलोसिटी ही होता। 5 मीटर माइनस 3 मीटर ये वेलोसिटी ही होता, तो मैं बोलता यार वेलोसिटी पे डिपेंड करता, और फिर डीएल ये चेंज इन लेंथ है तो एल पे डिपेंड करता। मैं बोलता आपको फोर्स डिपेंड कर रहा है ए इस पे, आप रिलेशन बताओ, आप रिलेशन बताओ क्या होता है ना। इस तरीके का रिलेशन आप निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। उसका रीजन क्या है, देखो आप क्या लिखते, इस तरीके से लिखते आप, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईटा का पावर क्या लिखते, एक्स, ए का पावर वाई, वी का पावर क्या लिखते, एक्स वाई जेड, और फिर एल का पावर क्या लिखते, कुछ डब्ल्यू लिखते, एक्स वाई जेड डब्ल्यू लिखते। आपके पास कितने आ गए, 4 वेरिएबल आ गए हैं, चारों को निकालना है, तब आप रिलेशन लिख पाओगे। अब मैं ईटा का यहाँ पे जो एन टाइप का जिसको मैं ईटा बोल रहा हूँ, ये मैं क्यों लिखा पता है, क्योंकि ना इसका ना डायमेंशन होता है, इसलिए मैंने लिखा। अगर इसका डायमेंशन नहीं होता ना तो मैं इसको फिर लाता ही नहीं इक्वेशन में। मैंने अभी दिखाया था ना ईटा का डायमेंशन, यहाँ पे देखो, ये मैंने अभी क्वेश्चन भी कराया था कि इसका डायमेंशन होता है, इसलिए मैंने इसको इक्वेशन में लाया है, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता, फोर्स का मैं लिखता डायमेंशन, तो एम एल टी माइनस 2 में लिखता, ठीक है। अब देखो ईटा का आप क्या लिखते हैं, या एन जो भी है, ये एम है, एल इनवर्स लिखते, माइनस 1 लिखते, इसका पावर एक्स लिखते, ठीक है। ए का क्या होता है, एरिया का एल स्क्वायर लिखते, ठीक है। वी का क्या होता, एल टी माइनस 1 लिखते, एल टी माइनस 1 लिखते का पावर क्या होता, जेड होता, और फिर लेंथ का एल का पावर डब्ल्यू लिखते। इतना आप करते, ठीक है। अब क्या है, मैं इसको नीचे ही करता हूं, ठीक है। इधर से आपको दिख रहा है कि यार आप ना एम ऐसे लिखते, एम का पावर 1 होता, ए का पावर 1 होता, और टी का पावर में -2 होता। और इधर से क्या होता, एम देखो आप क्या करते, एम का पावर में क्या होता, एक्स होता बस। एल का पावर में क्या क्या होता, देखो -x होता, यहां से +2 यहां से आता, प्लस जेड यहां से आता, ठीक है, और प्लस डब्ल्यू आता, राइट। ये हो गया एल का। अब टी का क्या लिखते हैं आप, एम एल टी, टी का क्या होता, -x पहला से आता, फिर यहां से दूसरा से है नहीं, -2z आता, -2, और तीसरा ये चौथा में भी नहीं है। इस तरीके से आता। अब देखो आप कितना इक्वेशन लिख पाते हैं, कितना खोपड़ी दिख रहा है, 1 2 3, ठीक है। लेकिन इक्वेशन कितना है, वेरिएबल कितना है, 4। आपको 3 ही इक्वेशन मिलेंगे, पावर को इक्वेट करोगे तो 3 ही इक्वेशन मिल रहे हैं। वेरिएबल कितना है, 4, नहीं सोल्व हो पाएगा, है ना, नहीं सोल्व कर पाओगे। एक्स जो भी है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू का वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। वही बोल रहा है कि वे नंबर ऑफ वेरिएबल्स, है ना, ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इक्वेशन से, तो फिर ये फेल कर जाता है डायमेंशन एनालिसिस। इसके मदद से आप एक्सप्रेशन नहीं निकाल पाओगे। एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये चीज देख लो, ठीक है। इसे मैं समझाता हूं, ये वाला ग्रीन से लिखा हूं ना, ये वाला चीज, इसको, अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट, बट अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी इनकरेक्ट। देखो सेकेंड इक्वेशन को लिखते हैं, अ डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन मस्ट बी इनकरेक्ट। ये बात आपको पछता है, हाँ। अगर किस डायमेंशनली करेक्ट नहीं है कोई इक्वेशन, तो ऑब्वियस सी बात है वो गलत होगा, राइट। अब देखो, लेकिन जो करेक्ट है डायमेंशन से, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये नहीं है, वो सबूत नहीं देता है कि यार वो इक्वेशन सही होगा। देखो मैं अगर लिखूं s बराबर ut प्लस हाफ ut प्लस एटी स्क्वायर में लिखूं, देखो ये इक्वेशन जो है ना, ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। क्यों, इसका एल है, इसका भी एल है, इसका भी एल है, डायमेंशन तीनों का डायमेंशन एल है, इसलिए डायमेंशनली करेक्ट है। बट ये एग्जैक्टली करेक्ट नहीं है ये, क्योंकि एग्जैक्ट में क्या होता है, यहाँ पे ये एग्जैक्ट नहीं है, मतलब ये ट्रू नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ भी आएगा, यहाँ पे हाफ का भी फैक्टर होता है, वो सही होता है,
ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये सही में जो है ना, ये इक्वेशन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाफ आता, हाफ है नहीं। ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट होने, सही होने के बावजूद भी ये गलत हो गया। तो यही चीज लिखा हुआ था ये। अब देखो, ये मेरा जो है अगला लेक्चर आएगा, ये चैप्टर 3 में बताऊंगा। इसमें मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, एरर बताने वाला हूँ, एरर और मेजरमेंट बताऊंगा। बेसिकली ये यूनिट एंड डायमेंशन के अंदर ही आ जाता है, यूनिट एंड मेजरमेंट करके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट मैं अलग अलग करके दिखा रहा हूँ, सो दैट स्टूडेंट्स को पता चले कि यार यूनिट अलग है, डायमेंशन अलग है, समझ में आना चाहिए। फिर में एरर आएगा, फिर मेजरमेंट आएगा। मेजरमेंट हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे, वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे, स्क्रू गेज पढ़ेंगे, और फिर हर कुछ सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह भी पढ़ेंगे। तो मैं अच्छे से कवर कर रहा हूँ, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, और इस लेक्चर को अच्छे से देखो। जहाँ पे डाउट आता है, कुछ भी होता है, आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताओ कि भैया दिक्कत हो रहा है, कुछ भी पूछ सकते हो आप मेरे से, और अपने दोस्तों को बताओ इसके बारे में कि ये लेक्चर वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं वी फिजिक्स में, आप इसका मदद ले सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।